आर्या सर्वगुण संपन्न। इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो विषय है सर्वगुण संपन्न, क्योंकि वो श्रद्धा है, वो भक्ति है, वो शक्ति है, वो ममता है, वो विद्या है, वो सब कुछ है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है। ये हमारी ही संस्कृति है जहाँ नारी को सर्वगुण संपन्न माना गया। आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। जहाँ नारी की बात होती है, जहाँ भारतीय नारी की बात होती है, वहाँ नारी सशक्तिकरण की बात अनायास आ ही जाती है। और आज बहुत चर्चा का विषय है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर से जो हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात होने लग गई, वो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हाँ, समानता के अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन हम जब एक कंपैरिजन पर आते हैं तो हम देखें तो हम पीछे क्या छोड़ के आए हैं, और उसको ही आज के परिप्रेक्ष्य में तुलना करके तब हम आगे बढ़े, जैसा कि पिछले सत्र में भी हमने बात की है। विमेन एम्पावरमेंट की बात वेस्ट में कब शुरू हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जहाँ इक्वल वेजेस की बात होने लग गई, जहाँ ये बात होने लग गई कि इनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की बात करें, जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तुम श्रद्धा हो, जहाँ ये बात होती थी, जहाँ मातृशक्ति की उपासना होती थी, वहाँ इक्वालिटी की, हमारे जेंडर इशू था ही नहीं। हमारी इक्वालिटी की बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि नारी को तो दर्जा ऊपर दिया हुआ था। हम तो मातृशक्ति की पूजा करते आए हैं। हमारे यहाँ गौ माता है, हमारे गंगा मैया है, हमारे यहाँ धरती को भी भारत माता कहा जाता है। तो जहाँ माता की पूजा होती है, तो हम इक्वालिटी की बात करके हम तो उनका दर्जा बराबर लाने के लिए उनका दर्जा हम कम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने नवरात्रि के उपलक्ष्य में सबने व्रत रखे होंगे और नारी शक्ति की पूजा की। तो वो नारी शक्ति जो महिषासुर का वध करती है, मधुकैटभ का वध करती है, जिसके आगे मनुष्य क्या देवता नमन करते हैं, ये संस्कृति हमारी नारी पूजा की। ये बता दीजिए, विश्व की कौन सी संस्कृति ऐसी है जिसने नारी को इतना सम्मान दिया है, जहाँ पूजा करते हैं हम लोग। आप लोग सब मंत्र उच्चारण करते हैं, हवन करते हैं। हवन में जो हम स्वाहा बोलते हैं, क्या स्वाहा के बिना कोई यज्ञ संपन्न होता है? तो स्वाहा क्या है? अग्निदेव की भार्या, अग्निदेव की पत्नी देवी स्वाहा। तो हमारे यहाँ तो देवी पूजा, देवी का नाम लिए बिना कोई भी ना तो पूजा संपूर्ण होती है, ना हमारा कोई कार्य संपूर्ण होता है। और चलिए हम बात करते हैं अधिकारों की, इक्वालिटी की। हमारी संस्कृति में इक्वालिटी नहीं थी। चलिए हम वापस एक बार वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। क्या शिक्षा का अधिकार नहीं था? क्या मैत्री गार्गी नहीं हुई? क्या हमारी ही संस्कृति में मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ नहीं किया? क्या विषपाला ने युद्ध नहीं लड़े? मौर्य काल में हो, चाहे सतवाहन युग की बात करें हम, चाहे हम गुप्त काल की बात करें, वहाँ औरतें, स्त्रियाँ सेना में भी होती थी। वहाँ पे विमेन बॉडीगार्ड्स भी होते थे, गुप्तचर भी होती थी स्त्रियाँ। तो कहाँ इक्वालिटी नहीं थी? क्या स्वयंवर का अधिकार नहीं था? क्या हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम था? क्या हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम था? आप बताइए, क्या हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम था? अगर आपने प्राचीन मूर्तियाँ देखी हैं, कितनी मूर्तियाँ पर्दे में हैं? हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम नहीं था। हाँ, कुछ समय कुछ विसंगतियाँ आई, काल बीतते गए और उसके कुछ कारण रहे। इन्हीं कारणों पे हम बात करेंगे नुपुर शर्मा जी से। नुपुर जी, पहले तो जो आज की महिलाएं वेस्टर्न कल्चर की बात करते हुए इक्वालिटी की बात कर रही हैं, और जबकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ तो नारी की पूजा करी है, मातृशक्ति को ऊपर माना गया है, उनको दर्जा ऊपर दिया हुआ है। तो क्या हम कहीं इक्वालिटी की बात करके अपना दर्जा कम तो नहीं कर रहे? जैसे सनातन धर्म में नारी की क्या पोजीशन रहती है, वो आपने इतना कुछ बोला, वो एक लाइन में समाप्त हो सकता है। आपके सेक्युलर इंडिया में आप कैंडल पकड़ के रास्ते पे उतरते हैं। आपके सेक्युलर इंडिया में महाराष्ट्र में अगर कुछ लोग लव जिहाद के अगेंस्ट
अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये हेट स्पीच है, मतलब आप चुपचाप अपनी बहन बेटियों की आहुति देते रहें। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र में हम लंका जलाते थे। तो हिंदुइज्म में और सनातन धर्म में नारी का अगर अपमान होता था, नारी का तिरस्कार होता था, तो हमारे ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हम उन लोगों का क्या करते थे। यहाँ पे हम कैंडल जला के कभी गवर्नमेंट से भीख मांगते हैं, कभी जुडिशरी से भीख मांगते हैं। उनसे भीख ना मांगे खुद की बातें करते हैं, फिर ये भीख मांगते हैं कि भाई खुद की बातें करने के लिए हमें जेल में मत डालिए। तो ये अंतर आज के बीच में और पहले के बीच में बहुत एक ही लाइन में समराइज हो जाती है। लेकिन वी नीड टू गो अ लिटिल फर्दर इनटू हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड, और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला का जो प्री इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थे, उनका मेकअप और वो जिस तरह के सोसाइटीज़ थे वो आज के सोसाइटीज़ से काफ़ी डिफरेंट थे। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है, और मनुस्मृति जो हमारे लेफ्टिस्ट और हमारे इस्लामिस्ट इतनी गालियाँ देने की जुर्रत करते हैं, मनुस्मृति में भी बहुत क्लियरली एंड नो अनसर्टेन टर्म्स लिखा हुआ है कि एक द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट द वीमेन ऑफ द हाउस, एंड व्हेन योर हाउस होल्ड इज प्रॉस्परस, आपका जब घर परिवार सुखद रहेगा तभी सोसाइटी सुखी रहेगी। So even in Manusmriti, a woman's place is extremely clear in no uncertain terms. In fact, तंत्र में तो मनुस्मृति और हमारे धर्मशास्त्रों से एक लेवल ऊपर जाके कहा है कि नारी अगर कोई गलती भी करे तो उनको कुछ कहना नहीं चाहिए। ये आई होप जितने भी विवाहित यहाँ पे पुरुष हैं वो ये सुन ले कि तंत्र में ऐसा कहा गया है। और शाक्त ट्रेडिशन में, शाक्त तंत्र में हमारी जो एक इंडिपेंडेंस की धारणा आज है और जो हमारी इंडिपेंडेंस की धारणा तब थी जब सोसाइटी बहुत अलग थी, उसमें बहुत अंतर है। नाउ when we talk about culture and when we talk about the respect of women in Sanatan Dharma, we have to be very clear about certain things. Equality as we understand today and equality as we understood then is extremely different. आज बोलते हैं कि एक पुरुष यज्ञ भी नहीं कर सकते अगर उनकी पत्नी, उनकी वाइफ जीवित नहीं हो, तो उसके बाद वो यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। हमारे संस्कार में बीवियों को धर्म पत्नी बुलाया गया है, काम पत्नी नहीं बुलाया गया है। धर्म पत्नी इसीलिए बुलाया गया है कि पुरुष और महिला साथ में अपना धर्म निभाते हैं। अर्धांगिनी बुलाया गया है क्योंकि पुरुष आधा अंश है, तो उनकी पत्नी एक लेडी, एक नारी, उनका दूसरा आधा अंश है। When we compare why we deteriorated from that place, we also need to understand कि in traditional societies, सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, world over, the role of women at that point of time in traditional societies was extremely defined. आज जो मेल मेंबर होते हैं घर के, वो बाहर जाके काम करते हैं, and the women take care of the household in traditional societies. Of course, जैसे मैडम ने बोला, they were allowed to gain education, वो शास्त्रार्थ भी करते थे, लेकिन उसके कई steps होते थे, ऐसा नहीं होता था आज के तरह। Okay, okay. Is it better? Now, आज के सोसाइटी में डिटोरेशन हुआ है, ये हम जानते हैं। आज के सोसाइटी में अगर पहले नारी का जो अपमान आज होता है वो उस समय होता, तो एज आई सेड, हमने लंका जला दी थी। आज हम नहीं करते, आज हम कैंडल पकड़ के बैठे रहते हैं और अपनी नारियों का बलिदान देते रहते हैं। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी दैट वी नीड टू लिव विथ। मॉडर्न सो कॉल्ड सोसाइटी इज़ द रियलिटी दैट वी आर स्टक विथ। मुझे दिक्कत कहाँ होती है जब हम बोलते हैं कि ये अच्छा है, मतलब ये कहना हुआ कि ब्रिटिश आके जो हमारी संस्थाएं थी, जो हमारा कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको सब तहस नहस करके चले गए।
एक चीज़ होता है एक्नॉलेज करना कि वो हमारी रियलिटी है, और दूसरा चीज़ होता है ये कहना कि अरे अच्छा किया हमारे संस्थाएं को तोड़ दिया, अच्छा किया हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को भस्म कर दिया. Modernity in today's world is a reality. However, I would like to point out that modernity itself, in its current Western construct, is an Abrahamic concept. अब मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ. अभी मैंने कहा कि नारियों को सनातन धर्म में क्या कहते हैं, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, देवी, शक्ति, कई नाम हैं. इस्लाम में नारियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? I'll ask the audience, किसी को भी पता है इस्लाम में नारियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? औरत. That comes from the Arabic word aura. Aura का मतलब होता है a woman's genitals, a woman's body parts. इस्लाम में एक औरत को उसके बॉडी पार्ट से रिकग्नाइज किया गया है. जब हम ये बोलते हैं कि एक नारी औरत है, मतलब एक कोट अनकोट औरत की फंक्शन इज लिमिटेड टू हर बॉडी पार्ट्स एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. नाउ व्हेन वी वर डीलिंग विद सच अ कल्चर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट व्हेन वी वर डीलिंग विद सच अ कल्ट दैट केम टू भारत एंड कॉलोनाइज्ड अस, दैट केम टू भारत एंड इन्वेडेड अस, ऐसी कई प्रथाएं हैं जो बाद में शुरू हो गई थी, जो हमारे कल्चर में और हमारे ट्रेडिशन में शायद कभी भी नहीं थी. हमारे मध्य में हमारी मुख्य अतिथि अर्चना सुराना जी पधार चुकी हैं. मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और मंच शेयर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं. हाँ, सो जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, when the cult invaded, there were a lot of practices that started seeping into the Hindu society. इसीलिए भारतीय नारी मैं अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू नारियों के बारे में बात करूँगी. इस्लामिक सोसाइटी में जो नारियाँ होती हैं वो अपना देख सकती हैं, मुझे फ्रैंकली कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. Historians have always believed that it was Taimur who brought in the concept of पर्दा and brought in the concept of पालकीज़. आज राजस्थान में भी, मैं राजस्थान की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, मैं झुंझुनू से हूँ और मेरा ससुराल जयपुर में है. तो राजस्थान में भी हम बड़ा देखते हैं, काफ़ी सारे पेंटिंग्स हैं जहाँ पे पालकी में दुल्हन बैठी हुई है, और गाने भी हैं बड़े बॉलीवुड में, पालकी में होके सवार चली मैं, और वो बोलते हैं कि वो हमारा कल्चर है. लेकिन पालकी लाया इंडिया में तैमूर ने. और तैमूर ने क्यों लाया था? क्योंकि हिस्टोरियंस बिलीव कि तैमूर के हिसाब से एक इस्लामिक औरत, अ मुस्लिम वुमन, शुड बी हिडन फ्रॉम ऑल एंगल्स, और कोई भी कोट अनकोट काफिर या आइडोलेटर उनके ऊपर नज़र नहीं डालना चाहिए. इसीलिए भारत में पालकी की शुरुआत हुई थी. हमारे यहाँ पे पालकी का सिस्टम नहीं था हिंदुओं में. But keeping in mind the changed society that we live in, keeping in mind the reality of our society today, we have to understand कि कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व करना ये नहीं हो सकता कि हम अपने लड़कियों को बोले कि आप सिर्फ साड़ियाँ पहने और सिर्फ घर का काम देखें. We live in a different time, we live in a different reality. वो करना ट्रेडिशन और कल्चर को संभालना नहीं होता. So let us understand what is the essence of culture. हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रकृति और मनुष्य साथ में रहते हैं, लेकिन मनुष्य, man, is at the top of the food chain, which is a reality even otherwise if we look around. Man is at the top of the food chain, and it is in man's nature to destroy when unchecked. Whether it's a man or a woman, humankind, मनुष्य, हमारी प्रकृति में है कि हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं. कल्चर इज़ रिस्ट्रेंट. कल्चर टेल्स यू कि आप प्रकृति से इतना ही लीजिए, इसके बियॉन्ड लेने का आपका अधिकार नहीं है. कल्चर बोलता है टू आर लेडीज़, टू आर विमेन, हम नारियों को बोलता है कि आप यहीं तक करिए, इसके आगे करने का आपका अधिकार नहीं है. And this is the restraint that brings order into a cultured society. Modern feminism wants to break down every
ounce of restraint that society has. अगर हम बोलते हैं कि after marriage a woman should be faithful to the husband, हमारे जुडिशरी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बोलते हैं कि अगर if a woman is not satisfied in her marriage, she can sleep with whoever she wants and nobody can stop her because my body, my rules. And that is when a society plunges into chaos. ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ ये मंगलसूत्र पहनना, बिंदी लगाना या धोती पहनना नहीं होता. कल्चर का मतलब ये होता है कि मंगलसूत्र पहनने से, बिंदी लगाने से या धोती पहनने से मुझे शर्म नहीं आए, क्योंकि वो मेरी ट्रेडिशन है, वो मेरी कल्चर है. और ट्रेडिशन और कल्चर का मतलब होता है कि एवरी मैन एंड एवरी वुमन stays within restraint so that the society can prosper on the whole. ये हमारे धर्म का एक निचोड़ है कि हर इंसान अपने धर्म करे, उसके बियॉन्ड कर्म करना उसके अधिकार में नहीं है. So whether it's women empowerment, whether it's how a society needs to function as equals, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सबका एक defined role. See, modernity says that women and men are same, not equal. And Hinduism, Sanatan Dharma says that women and men are equal with different roles in the society. And that is the crux of the difference between how Sanatan Dharma views women and how Abrahamic religions view women. In Christianity, you have stories of quote unquote, pardon me saying so, whore of Babylon. In Islam, you have stories of how women need to be carried in a palki and women need to cover their faces. क्योंकि बुरखा नहीं पहनेंगे तो उनके खुद के फैमिली के जो मर्द हैं, उनके खुद के फैमिली के जो पुरुष हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो बहक जाएंगे. इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हम अपनी नारियों को धर्म पत्नी बोलते हैं, काम पत्नी नहीं बोलते. And Islam or Christianity में women are reduced to their body parts and their function as a woman biologically, whereas Sanatan Dharma views women as a vessel to fulfill dharma. इसीलिए पुरुष भी यज्ञ नहीं कर सकता अगर उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो जाता है. पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता जबकि उनकी धर्म पत्नी उनके पास नहीं बैठी है. So there is a wide difference between how Sanatan Dharma views women and how Abrahamic cults view women. And I dare say that modernity in its current form is an Abrahamic concept which doesn't give equal respect to restraint, which is the only thing that culture is, which is the only thing that dharma is, and which is the only thing that makes man and nature coexist and women find their rightful place in the society. बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरह से कैसे संस्कृति में हमारी नारी को समझा जाता है नुपुर ने वर्णन किया. हम कहते हैं कि बिंदी मंगलसूत्र से प्रोग्रेस की निशानी नहीं है. हमारी संस्कृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं हो, जो लॉजिक बेस नहीं हो. हम बिंदी लगाते थे कि इसको एक बैलेंस रखने के लिए. ये हमारा कौन सा चक्र है ये आप सब जानते हैं, आज्ञा चक्र है. तो हम बिंदी यहाँ लगाते हैं. हम यहाँ मांग सिंदूर कुमकुम से भरते थे क्योंकि ऊर्जा नियंत्रित रहती है. साथ श्रृंगार के पीछे भी साइंस है. चूड़िया की खनक, पायल की खनक में भी एक नकारात्मक शक्ति जो होती है, नकारात्मक एनर्जी दूर करके पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है. कुछ भी हमारी संस्कृति में बिना लॉजिक, बिना आधार के नहीं था. आज हम प्रश्न करने लगे अपने त्योहारों पे, उत्सवों पे. हमारे लिए तो जीवन ही उत्सव है. हम तो उत्सव मनाते हैं. अभी हमने नवरात्रे मनाए. नवरात्रे के पीछे क्या साइंस थी? नवरात्रों के पीछे जब दो ऋतुएं मिलती हैं, ऋतु संधि होती है, तो हम आज डिटॉक्सिफिकेशन की बात अंग्रेजी में करते हैं. तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं. बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के साथ हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा रहे हैं. हम अपनी हेल्थ ठीक कर रहे हैं. आने वाली गर्मियों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. तो हमारी कल्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका लॉजिकल बेस नहीं हो. लेकिन आज कुछ हमारी ही जनरेशन, ये लड़कियां प्रश्न करने लग गई हैं कि भाई मैं बिंदी क्यों लगाऊं,
मैं सिंदूर क्यों लगाऊं, क्योंकि शायद हम उन्हें लॉजिकली समझा नहीं पा रहे, उसके पीछे साइंस क्या थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था, हमारे एक एक त्यौहार के पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। तो मैं नूपुर जी से कहना चाहूँगी कि हमारी जो अभी लड़कियाँ हैं, प्रोग्रेस करिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप पायलट बनिए। प्रोग्रेस तो हम लोग पहले भी कर रहे थे और बीच में एक समय था जो अभी नूपुर जी ने बताया कि क्या हुआ, लेकिन हम उसमें कल्चरल और हमारी जो मॉडर्निटी में कैसे हम एक बैलेंस रख सकते हैं। नूपुर जी, इसके लिए आप लड़कियों को हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, मैं आई विल लाइक टू गिव अ मैसेज टू द मेन ऑल्सो. If women are supposed to be the custodians of tradition and culture, men are supposed to be the enforcers and custodians of culture as well. So I would like to quote J. Sai Deepak. कुछ दिन पहले जे साई दीपक ने एक स्पीच में बोला था और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, इफ़ एनीबडी हैज़ सीन. उन्होंने बोला था कि आप विमेन को बोलते हैं कि आप साड़ियाँ पहनिए, आप ये पहनिए, आप ये वो पहनिए. आप एज अ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज अ मैन, एज अ पुरुष, आप धोती पहन के कॉलेज क्यों नहीं जाते हैं? आप धोती पहन के अपनी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं जाते हैं? आप धोती कुर्ता पहन के काम पर क्यों नहीं जाते हैं? सो preservation of culture is the function of men and women both. It cannot be the responsibility only of men or only of women, and that is not the foundation of Sanatan Dharma. हम आधे हैं, हम एक अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. And which is, I don't want to give a message to girls alone. I want to give a message to Hindus in particular. Our vocabulary has been tainted by Islamic invasions. As I said, आज हम भी कई बार बात करते करते बोल देते हैं औरतों, औरत. These are words that we need to cull from our vocabulary. सिर्फ पहनावे से आप कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व नहीं करेंगे. ये समझने से how cult invasion has colonized our mind, whether it was Islam, whether it was Christianity, whether it was British. ये समझने से ही culture and tradition can be preserved. This is in your vocabulary. This is in how you see, how we see ourselves as people. This is how, इस forum में मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, but one of the features of Western feminism is this movement called Free the Nipple. उसमें औरतें सिर्फ ये करती हैं, और मैं औरत ही यूज़ करूँगी शब्द, बिकॉज उनका वो उन्होंने खुद को अपने आप को उस स्तर पे रिड्यूस कर लिया है. सो दैट वर्ड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम. औरतें रास्ते पे जाके अपने कपड़े उतारती है और बोलती है कि कपड़े उतारने से हम बहुत एम्पावर्ड हो गए हैं और हमें ये अधिकार चाहिए कि हम कहीं पे भी अपने कपड़े वस्त्र उतार सके जैसे पुरुष अपने वस्त्र उतार सकते हैं. इस बात पे एक और वीडियो बहुत वायरल हुआ था बागेश्वर धाम सरकार का. उन्होंने बोला अगर कपड़े उतारना ही मॉडर्निटी है तो आपसे ज़्यादा तो मेरी भैंसी मॉडर्न है. So we need to go back to our roots and understand what true empowerment is. True empowerment is that the man may be the head of the house, but the woman is the neck of the house, who will turn the head wherever she wants. So please remember your function in the society. You are the neck of the house and you're the neck of the family. Thank you, Nupur, for the wonderful description you have given. मेरे साथ मंच पे दो सशक्त महिलाएं हैं, अर्चना जी और नुपुर जी. और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम आज बात कर रहे हैं कि हाँ डिटोरिएशन आया है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये बढ़ा है, इसका डेटा हम सब जानते हैं, और हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं. आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है उस संस्कृति में जहाँ उनकी पूजा हुआ करती थी. तो ये भी एक सच है कि आज वुमेन आर नॉट सेफ. तो ये क्या कारण है? और हर जगह आप देखिए कहीं भी कोई क्राइम होता है, किसी दो परिवारों में दुश्मनी होती है या कोई दंगा फसाद होता है, तो औरतों को टारगेट किया जाता है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नुपुर जी? सिंस वी आर सिटिंग इन राजस्थान, हम जयपुर में बैठे हैं, विमेन को क्यों टारगेट किया जाता है उसके लिए हमें आज के तरफ देखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है. चित्तौड़ में वो हाथ के छाप अभी भी है जो हमें बताती हैं कि विमेन को कैसे टारगेट किया जाता है और क्यों टारगेट किया जाता है. They prefer to douse themselves in fire and give up their lives. Why?
उनको शौक था। हमें बोला जाता है कि उन्होंने अपने प्राण गंवाए, उन्होंने अपने प्राण त्यागे बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू लिव विदाउट देयर हस्बैंड्स, क्योंकि सनातन धर्म में विडोज़ की बहुत बुरी स्थिति होती थी। अगेन वील गो इनटू धर्मशास्त्र मे बी सम अदर टाइम, बट द ट्रूथ इज दैट दे चोज टू गिव अप देयर लाइव्स, क्योंकि इस्लामिक बारबेरियंस बिलीव्ड इन नेक्रोफीलिया एज वेल। उन्होंने अपने देह को, अपने शरीर को जला दिया ताकि ऐसा ना हो कि उनके मरने के बाद भी द इस्लामिक बारबेरियंस कम एंड रेप देम। दैट इज द ट्रूथ ऑफ इस्लामिक इन्वेजन एंड दैट इज बिन हैपनिंग टिल टुडे। अ वुमन एंड हर वूम is the subject of jihad, and it's the subject of colonization, and it is the subject of debate in every society, and especially in the Hindu society, because the only way you can break the Hindu society is by breaking the women of the society, not just Hindu society, any society. अब हम क्राइम्स की बात करें तो मैं स्पेसिफिकली लव जिहाद की बात करूँगी, क्योंकि उस पर मैंने काफ़ी काम भी किया है। लव जिहाद कई अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, एंड वी हैव टू ऑल्सो बी केयरफुल कि हर केस को उठा के हम लव जिहाद नहीं बोल दें, बिकॉज उससे हिंदुओं की क्रेडिबिलिटी भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल द श्रद्धा वलकर केस, वेरी ट्रैजिक केस, बट देर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव दैट आफ्ताब डिड वॉट ही डिड बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स। ये आप और हम बोल सकते हैं कि ये उनके संस्कार के वजह से, जो इस्लामी संस्कार होते हैं उसके वजह से मोस्ट ऑफ देम टर्न आउट टू बी बारबेरियंस, इसीलिए शायद हिज रिलीजन प्लेड अ रोल इन हिज डिसीजन, मे बी, बट वी हैव नो प्रूफ दैट ही डिड इट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स। अब इस केस को आप लव जिहाद बोल के खुद की क्रेडिबिलिटी ही कम कर सकते हैं, क्योंकि ये लव जिहाद नहीं है। द गर्ल वॉज विद द मैन वॉलंटरीली, वो अपनी स्वेच्छा से उस इंसान के साथ थी। लव जिहाद का one of the main ways of that love jihad happens is of course when a Muslim man pretends to be a Hindu. वो अपना कलावा पहन लेता है, तिलक लगा लेता है, नाम बदल लेता है और फिर वो हिंदू लड़कियों को फांसता है, उनसे शादी करता है। शादी के बाद इस्लाम में कन्वर्ट करने का उनके ऊपर प्रेशर आता है। Another way that we saw in one of the cases, for example the कौसम्बी केस। कौसम्बी में एक 14 साल की दलित लड़की, SC/ST कैटेगरी से वो बिलोंग करती थी, एक वीडियो वायरल उन्होंने किया जहाँ पे दैट गर्ल, दैट लिटिल चाइल्ड was being raped. She was being raped by Muslim men. The moment she says कि भैया मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, the rapist says कि नहीं, बोलो अल्लाह के लिए छोड़ दो। और ये documented fact है, this I'm not making it up. This is jihad by rape as well, because in Islam it is believed that once there is intercourse between a Muslim man and a kafir woman, the woman automatically converts to Islam. Therefore, when we see these cases of rape against Hindu women because of religious motivations, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वो सिर्फ एक act of violation physically नहीं है. It is happening because they believe that kafir women are converted to Islam when Muslim women rape them. Third is, वो अपने स्वेच्छा से शादी करती है, निकाह करती है, जो भी करती है, वो जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ. Then there is pressure to convert to Islam, and there are some Hindu girls who then say कि नहीं हम convert नहीं करेंगे, and वो उनका murder कर देते हैं. I'll mention one case. ये case सोनभद्रा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में. A girl had run away with a Muslim boy. उन्होंने अकेले शादी कर ली और वो अकेले रह रहे थे. उसके बाद the Muslim boy started pressurizing her to convert to Islam. When the woman refused, वो मुस्लिम लड़के ने इसका मर्डर कर दिया. अगले दिन उसकी बॉडी मिली chopped in parts and buried in the jungle. और कैसे मिली उसकी बॉडी? क्योंकि एक वाइल्ड डॉग, एक कुत्ता, उसके सेवर्ड हैंड को अपने मुंह में लेकर जंगल में चल रहा था. तब मॉर्निंग वॉक पे लिखनी हुई कुछ लेडीज़ ने उनको नोटिस किया, and then they realized that this girl has been murdered because she refused to convert to Islam.
These are some of the ways that we see love jihad taking place in India. There is forced halala. We have documented cases where Hindu women were force-fed beef. उनको जबरन बीफ खिलाया गया ताकि वो खिलाकर उनको वो इस्लाम में कन्वर्ट कर सके. Abroad, कई Islamic countries में we've seen the practice of taharrush. How many of you have heard of taharrush? किसी ने सुना है taharrush के बारे में? तहारुश एक प्रैक्टिस है जहाँ पे कई सारे मुस्लिम मेल मेंबर्स, कई सारे मुस्लिम आदमी, मुस्लिम लड़के एक काफिर लड़की को साथ में मोलेस्ट करते हैं इन अ पब्लिक प्लेस. ये जर्मनी में हुआ था, कलोन में, ये पाकिस्तान में हुआ था, ये यूके में हुआ था, ये कई जगह, इजिप्ट में हुआ था. दीज आर डॉक्यूमेंटेड केसेस जहाँ पे 100 के तादाद पे हज़ारों मुस्लिम मर्द एक जगह पे इन अ पब्लिक प्लेस दे आर देयर. दे सी अ काफिर वुमन, इफ दे सी अ नॉन मुस्लिम वुमन, वो सब के सब मिलके उसको मोलेस्ट करते हैं और उसका रेप करते हैं. इसके वीडियोस हैं, देयर आर डॉक्यूमेंटेड केसेस. आप जर्मनी तहारुश और इजिप्ट तहारुश अगर जाके सर्च करेंगे आपको इसके वीडियोस मिलेंगे. वन वाज अ जर्नलिस्ट हु वाज रेप्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ मेन. इट्स कॉल्ड तहारुश. और ये it's established in Islamic practice. It is acceptable. ISIS has for long taken sex slaves, जहाँ पे औरतों को वो slave बना के रखते हैं. Hundreds of men rape them on a regular basis. They are converted to Islam. They are made to wear the burqa. They are force-fed beef. They are force-fed meat so that they can be used as wombs for hire by Muslim men. This is an entire process of not only demographic change in any country, but it is also the process of ensuring that kafir women are punished by Muslim men for being idolaters. आप मूर्ति पूजा करते हैं, इसीलिए आपको punishment मिलना उनके religion में allowed है. That's why the men get beheaded, the men get murdered, the women get taken sex slaves, they get raped and they get converted. और वो 4 बीवियाँ रखते हैं. भी तो आनंद ने भी कुछ दिन पहले तस्लीम रहमानी को उनके लीगल राइट्स समझाए थे कि लीगली ही इज़ अलाउड टू मैरी 4 women. ये अलग बात है कि 4 women शायद उनसे शादी ना करना चाहे. But this is an Islamic practice that we need to acquaint ourselves with. Now, when crimes happen, हमने कई बार देखा है. अभी recently सुप्रीम कोर्ट में जब महाराष्ट्र का केस चल रहा था हेट स्पीच का, जहाँ पे बोला गया था कि कंटेम्प्ट, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज दे कुड नॉट स्टॉप हेट स्पीच. वन ऑफ द लॉयर्स, आई थिंक इट वाज नॉट विष्णु जैन, वन अदर लॉयर जो राम जन्मभूमि के भी में भी इन्वॉल्व रहे थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही मेंशन्ड द slogans and the hate speech against Hindus. When he mentioned this, the judge said कि आप हमारे सामने खड़े हैं, are you allowed to break the law? तब उन्होंने कहा था कि India is secular today because my religion, Hindus are in majority. And to that, the judge did not stop. Vishnu Jain, advocate Vishnu Jain, he mentioned Sar Tan Se Juda slogans that have been echoing across India on the roads. कमलेश तिवारी के टाइम से आज हम और आप जगे हैं जब नुपुर शर्मा के खिलाफ ये नारे लगे हैं. आज हमें रियलाइज़ हुआ है, लेकिन ये कमलेश तिवारी के समय से लगा हुआ था. इनफैक्ट ऐसे नारे नॉट एग्जैक्टली सर तन से जुदा, बट ये रंगीला रसूल के टाइम से चला आ रहा है. जब मुसलमानों ने 2 किताबें हिंदुओं के अगेंस्ट पब्लिश की तो हिंदुओं ने कहा कि हम वायलेंस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम रंगीला रसूल पब्लिश करेंगे कटाक्ष करते हुए इस्लाम के ऊपर. और तब उनके पब्लिशर महाशय राजपाल का मर्डर हुआ था. एंड दैट इज़ हाउ 295A केम इनटू बीइंग, टू प्रोटेक्ट द एवर सो हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. एनीवे, कमिंग बैक टू द जुडिशरी, जब PFI का स्पीच मेंशन किया गया बाय SG तुषार मेहता कि वो बोल रहे थे कि हिंदुओं को अपने अंतिम संस्कार की सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए, दैट दे शुड बी रेडी टू डाई, या तो आप हमारे नीचे रहिए या हम आपको मार देंगे. Justice Joseph says
एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इनका मतलब ये था बोलने का कि अगर आप मुसलमानों को बोलेंगे तब तो वो ऑफकोर्स सर तन से जुदा के नारे देंगे, अगर आप बोलेंगे तो ऑफकोर्स वो बोलेंगे कि आपको अपनी अंतिम संस्कार की सामग्री तैयार करनी चाहिए। यही मतलब होता है। और एम आई मिस इंटरप्रिटिंग इट? डज एवरीबडी अग्री दैट दिस इज व्हाट जस्टिस जोसेफ मेंट? राइट। नाउ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट का रिएक्शन का मतलब होता है कि वो जो कर रहे हैं वही हम करें। हम उस लेवल तक सिर्फ तभी गए हैं जब हमें किताबें पब्लिश करनी होती थी। हम उस लेवल तक नहीं गए जब हम वो लव जिहाद कर रहे थे, जब वो सर तन से जुदा कर रहे थे, जब वो बिहेड कर रहे थे। बट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड और मे बी पॉन्डर टू आवरसेल्व्स कि ये जो हम सर्व गरम वड़ा पाव, मैं उसको बोलती हूँ, सर्व गरम वड़ा पाव में जो हम बिलीव करते हैं कि हर धर्म एक समान है। पहली बात तो इस्लाम धर्म है ही नहीं। इस्लाम इज़ अ कल्ट, इट्स अ रिलीजन, इट्स नॉट अ धर्म। धर्म इज़ अ वेरी हिंदू कॉन्सेप्ट, तो हम इस्लाम को धर्म नहीं बुला सकते। बट ये बोलना कि हर रिलीजन एक समान होता है एंड देयरफॉर एवरी रिलीजन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, ये मैंने जस्टिस जोसेफ को जो लेटर लिखा था मैंने उसमें भी लिखा था कि फॉर एवरी रिलीजन टू बी सेम एंड फॉर एवरी रिलीजन टू बी रिस्पेक्टेड, every religion has to acknowledge that the other religion has a grain of truth to it. हम जैसे बोलते हैं कि इस्लाम में भी कुछ सच्चाई है, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ सच्चाई है, सब एक ही। I'm sorry. जो भी महानुभाव अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस सत्र के अंत में 10 मिनट का समय दिया जाएगा, तब आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट प्लूरलिज्म, जहाँ पे हम सब बोलते हैं कि हर रिलीजन में देयर इज़ अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ एंड देयरफॉर एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। हिंदूज डू दैट, वो बोलते हैं कि इस्लाम में भी कुछ ना कुछ सत्य होगा, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ना कुछ सत्य होगा, आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे। बट डज इस्लाम एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू यू? Will Islam also say that Hinduism and Sanatan Dharma has a grain of truth to it, has some path that it chooses to reach the supreme being? वो नहीं आपको extend करेंगे ये courtesy। वो बोलेंगे कि या तो आप अल्लाह को मानिए और अपने मूर्तियों को छोड़ दीजिए, अपने मूर्तियों की पूजा मत करिए, या आप दंड के पात्र हैं। और वो क्या दंड है? डेथ and murder, sartan se juda. Therefore, when all religions are not acknowledging that there is a grain of truth in every religion, when Islam is not going to acknowledge that your religion has a grain of truth in it, तो प्लूरलिज्म की तो बात ही नहीं आती। ये तो टॉलरेंस की बात हो जाती है कि हिंदू कब से टॉलरेट करते आ रहे हैं, चाहे मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदू हो, चाहे नौखाली रायट्स हो, नौखाली जेनोसाइड हो, हमारे साथ कुछ भी होता है हम टॉलरेट करते जाते हैं। टॉलरेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। टॉलरेटिंग इज सेइंग कि आप मुझे मारते रहिए और मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। आई विल कीप टॉलरेटिंग योर ऑनस्लॉट अगेंस्ट मी। एंड नाउ हैज़ कम द टाइम फॉर अस टू रियलाइज दैट टॉलरेंस इज़ नापुंसकता। हम कब तक टॉलरेट करेंगे? हमारी बहन, हमारी बेटियों, हमारी बहुओं का बलात्कार हम कब तक टॉलरेट करेंगे कि आप हिंदुओं को ही बोले कि आप खुद के नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे आपने रंगीला रसूल नहीं पब्लिश की होती तो महाशय राजपाल नहीं मरते। ये भूल जाइए कि उसके पहले मुस्लिमों ने 2 किताब ऐसी पब्लिश की थी दैट इंसल्टेड हिंदूज। दिल्ली रायट्स, अगर आप सीए के बारे में बात नहीं करते, अगर आप ये नहीं बोलते कि हिंदुओं को भारत में आना चाहिए जो प्रताड़ित है इन इस्लामिक कंट्रीज़, तो हम कंस्पिरेसी करते ही नहीं, हम कुछ बोलते ही नहीं। हम अंकित शर्मा को 50 बार चाकू घोंप के मारते ही नहीं, हम दिलबर नेगी के हाथ पांव काट के उसको जिंदा जलाते ही नहीं। तो ये आपकी गलती है। आपने ऐसी जुर्रत की कि आपने बोला कि अरे मेरे हिंदू भाई बहन जो पाकिस्तान में रह गए हैं, क्योंकि ये इस्लामियों ने एक अलग मुल्क मांगा अपने लिए इस्लाम के बेसिस पे, उनका ये बलात्कार कर रहे हैं, उनको ये मार रहे हैं, उनको ये अपने अधिकार नहीं दे रहे हैं पूजा करने के लिए, तो शायद उनका ये हक होना चाहिए कि वो वापस भारत में आ सके। क्योंकि हमारे सो कॉल्ड नेशन स्टेट के फाउंडिंग फादर्स का भी यही मंशा थी कि देयर इज़ अ फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज। जितने मुसलमान हैं आप जाइए पाकिस्तान,
जितने हिंदू हैं आप आइए हिंदुस्तान। ये B.R. अम्बेडकर ने बोला हुआ था, ये शास्त्री जी ने बोला हुआ था। एवरी लीडर wanted a full population exchange except हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा तो महादेव है, आप इंसान को कहाँ महात्मा बना रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी and Nehru did not want a full population exchange. Nehru went and signed the Nehru Liaquat Pact that said कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम है वो हमारे यहाँ रह जाएंगे, आपके यहाँ जो हिंदू है वो आपके यहाँ रह जाएंगे, और हम अपने अपने माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखेंगे। ऐसा ध्यान रखा कि यहाँ पे तो मुस्लिम रुक रहे हैं, और वहाँ पे हिंदू इतने हो गए कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड करके नोटिफिकेशन दे सकते हैं। पाकिस्तान में इतने से ही बच गए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में कितने 200 लोग ऐड हो सकते हैं ना, उतने ही गिने चुने बच गए हैं पाकिस्तान में हिंदू, और आप उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। सो toleration is basically saying that you will keep beating us and we will accept it with a smile on our face. Mohandas Karamchand Gandhi would have christened Justice Joseph as a worthy successor today, क्योंकि उन्होंने वही बोला है जो मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला था। मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदूज में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, जब प्रेग्नेंट एक किस्सा है फ्रॉम मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदू वेयर अ प्रेग्नेंट वुमन्स बेली वाज कट ओपन एंड हर फीटस वाज टेकन आउट बाय द मुस्लिम मॉब एंड थ्रोन ऑन द रोड्स। ये मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदू का एक किस्सा है, वे 32 हिंदूज वर बिहेडेड एंड थ्रोन इनटू द थुवूर वेल, और थुवूर वेल के अंदर उतने हिंदुओं में से 3 ऐसे हिंदू थे जिनका सर कलम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो चिल्ला रहे थे दर्द में। यही मुसलमान वो वेल के नीचे गए, जो आधा कटा हुआ था उसको पूरा काटे और फिर वो ऊपर आए। दिस वॉज द मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदू वे अननोन अट्रॉसिटीज वर कमिटेड अगेंस्ट हिंदूज। मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला कि शायद हिंदुओं में कमी रह गई, वो मुसलमान को अपने भाई के तरह उनको ये विश्वास नहीं दिला सके कि मुसलमान हमारे भाई है, इसीलिए वो आपका नरसंहार कर रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला कि इफ़ द मुस्लिम्स वांट टू किल अस एंड एस्टैब्लिश देयर रूल देन वी शुड एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल ऑन आवर फेस, इट विल बी अ न्यू डॉन फॉर इंडिया। ये आई एम पैराफ्रेजिंग, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। सो आई थिंक द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू मे बी थिंक फॉर आवरसेल्व्स कि हमें मोहनदास करमचंद गांधी बनना है और मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदू रिपीट करवाना है, बिकॉज वी आर समवेयर इन द 100 years ऑफ खिलाफत मूवमेंट एज वी स्पीक, या हमें गोपाल पाठा के पथ पे चलना है एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट हिंदूज आर प्रोटेक्टेड एंड हिंदूज आर डिफेंडेड। एज फार एज क्राइम्स अगेंस्ट हिंदूज आर कंसर्न्ड, ये 2 ही रास्ते हैं, या तो हम मोहनदास करमचंद गांधी बन के ये बोलें कि आप अपना नरसंहार हंसते हंसते सहन कर लीजिए, या हम गोपाल पाठा बन जाए जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को भी मना कर दिया था कि मैं अपने शस्त्र नहीं छोड़ूंगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये सेकंड पार्ट शायद मोहनदास करमचंद गांधी हमें बताना भूल गए, एंड इट इज़ टाइम दैट वी रिमेंबर इट। हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमने मारने आए तो हम अपना बचाव करना, सेल्फ डिफेंस इज़ अ डिवाइन राइट ऑफ एवरी हिंदू, ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ डिफेंस को एक क्राइम आप किसी को अलाउ मत करिए बनाने का, जुडिशरी को भी नहीं, जो आज जस्टिस जोसेफ शायद प्रयास कर रहे हैं। नुपुर, कमिंग अगेन टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हमारा अभी तक, क्योंकि हमारे सामने बहुत सवाल खड़े हुए हैं कि अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इनके नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। विमेन क्राइम चाहे इन्फेंटिसाइड के रूप में हो रहा है, चाहे दहेज के कारण जलने से हो रहा है, चाहे नंबर ऑफ इंक्रीज एंड रेप केसेस हो रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय हेल्प ऑफ लॉ, बाय हेल्प ऑफ पुलिस, बाय हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बाय अवेयरनेस। हमारे पास क्या रास्ता है? आई थिंक द ओनली सोल्यूशन इज़ अ सोसाइटल चेंज विद इन। आप जैसे 1-2 चीज़ें के
जो आप बोल रहे थे वो हिंदू सोसाइटी को भी पीड़ित करती है। ऐसा नहीं है कि वो एक दो, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड है या डाउरी डेथ्स हैं, दीज आर रियलिटीज़ ऑफ आवर टाइम। हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि पहले नहीं था और वो क्यों आया हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में, वो अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन आज के दिन में दीज इश्यूज आर अ रियलिटी विच आर इन द हिंदू सोसाइटी एज वेल। Laws are in place, IPC laws are in place, but I believe laws are not sufficient. These problems can only be solved when there is a societal and micro level change in our family construct and in our family systems, where we are teaching our men that you are only one half of the society, the other half is a woman, and therefore the woman has to be respected. ये सोसाइटल चेंज आएगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इफ़ वी टॉक अबाउट मॉब वायलेंस वे विमेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अट्रॉसिटीज़ दैट आर बीइंग फेस्ड। मैं दिल्ली राइट्स की बात करूँगी। हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था फ्रॉम जो ताहिर हुसैन, जहाँ पे चांद बाग में राइट्स किए थे, वहाँ से हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था। वहाँ की जो हिंदू महिलाएं हैं वो रो रो के ये बोल रही थी कि कोई तो ऐसा लिखेगा नहीं और हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। लेकिन द मुस्लिम मॉब स्ट्रिप्ड द हिंदू गर्ल्स नेकेड बिफोर सेंडिंग देम होम, क्योंकि वो रास्ते पे खड़े थे। ये डॉक्यूमेंटेड हमारा एक ग्राउंड रिपोर्ट है जहाँ पे स्थानीय हिंदू फ्रॉम चांदबाग आर सेइंग दिस। और ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि सरकार तो एक मुस्लिम गेटोवाइज्ड एरिया में वाटर बिल भी लेने नहीं जा सकती है ना। मैं कैलकटा से हूँ, मैं आई हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन कैलकटा। वहाँ पे कई ऐसे एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन एरिया कॉल्ड मेटिया ब्रूज। मेटिया ब्रूज इज़ अ कंप्लीट मुस्लिम लोकेलिटी। वहाँ पे आप क्रिमिनल को अरेस्ट करना छोड़िए, आप बिल लेने भी नहीं जा सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप सही सलामत वापस आ पाएंगे कि नहीं। इफ़ यू विल कम बैक अलाइव ऑल्सो यू हैव नो आइडिया, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ एरिया इट इज़। एंड दीज गेटोवाइज्ड एरियाज आर एवरीवेयर इन इंडिया। सो हाउ डू यू रियली अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू रियली सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द ट्रूथ इज दैट द इनटॉलरेंट माइनॉरिटी हैज़ एक्सरसाइज्ड इट्स स्ट्रीट वीटो for a very very long time. Street veto essentially means कि आप हमारी बात मानिए वरना हम ज़मीन पे उतर रहे हैं, और जब हम ज़मीन पे उतरते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं। इफ़ यू सी दी आज़ाद मैदान राइट्स, वो इंडिया के कोई इशू को लेकर था ही नहीं, वो बर्मा के इशू के लेकर था। लेकिन राइट्स कहाँ हुए, वायलेंस कहाँ हुआ? भारत में। इफ़ यू सी द दिल्ली राइट्स, Indian Muslims were not of any concern in the CAA. It was only about minorities from Islamic nations who could find place here and citizenship here in an expeditious manner. उसके ऊपर उन्होंने दंगे किए हैं, whereas it has nothing to do with Muslims, nothing to do with Indian Muslims specifically. So ये street veto को समझना बहुत ज़रूरी है। If you want a solution to mob violence in India, if you want a solution to crimes against women in India that emanate specifically from the Islamic community, because आप कुछ भी करेंगे तो आपके सर पे वो तलवार लटकती है कि अरे ये अभी ज़मीन पे आ जाएंगे, अरे अभी रास्ते पे उतर जाएंगे। आप एक स्पीच दे दिए महाराष्ट्र में तो सुप्रीम कोर्ट को डर लगता है, ये आगजनी हो जाएगी, राइट्स हो जाएंगे, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्यों होगी राइट्स? कौन करेगा? जो स्पीच दे रहा है या जो स्पीच सुन के बोल रहा है कि मैं आगजनी करूंगा? इफ यू टॉक अबाउट लव जिहाद, द कोर्ट इज वरीड यू आर क्रिएटिंग डिवाइड इन द सोसाइटी। इफ यू टॉक अबाउट द रेप ऑफ हिंदू women, the abduction of Hindu women, you're creating divide in the society. How are you creating divide in the society? Because if you say that bhai my women are being raped, sir please आप कुछ करिए, आप please enforce your writ, enforce the law, make sure that my daughters are safe, my wife is safe, my mother is safe, तो बोलेंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मुस्लिम आपके बेटी को अबडक्ट कर रहा है या उनका बलात्कार कर रहा है? इससे तो आगजनी हो जाएगी। क्या आगजनी होगी? कौन करेगा आगजनी? वो जो न्यायालय में जाके भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बहन बेटियों को बचा लो, या वो जो ये कर रहा है और उससे गुस्सा खाकर कि आपने सच्चाई बता दी,
वो ज़मीन पे उतर जाएगा जैसे वो हज़ारों साल से उतरते आ रहा है. Who will do Aghjani? Who will create a divide in the society? The Hindus who are begging and pleading for justice, or the Muslims who are getting offended that Hindus are no longer saying I will die with a smile on my face? So understanding the street veto is extremely important, because if you don't understand street veto, forever you will be held responsible for your own genocide. दिल्ली रायट में हिंदुओं को रिस्पॉन्सिबल बताया गया. दिल्ली रायट में बोला गया कि हिंदुओं ने एंटी मुस्लिम पोग्राम किया था, जबकि 1 December से there was a conspiracy to commit violence, and the violence happened every single day since December till the end of Delhi anti-Hindu riots in February. क्यों बताया गया? क्योंकि 1-1.5 दिन बाद जब अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिल गई, दिलबर नेगी जल गया, रतन लाल का मर्डर हो गया, हिंदू मरने लग गए, दुकानें जलने लग गई, तो 1.5 दिन बाद हिंदुओं ने बोला कि ठीक है, अब हम भी ज़मीन पे उतरेंगे और हम आपको मारने नहीं देंगे, और आप जैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही हम व्यवहार करेंगे. So now you are responsible for the genocide, you are responsible for the Delhi anti-Hindu riots because you dared to defend yourself, and therefore you are automatically the perpetrator. और जब तक ये threads हम नहीं समझेंगे as Hindus, we will not be able to present a strong counter to the injustice that's being meted out to Hindus. And the only other solution, according to me, pardon my saying so, but it's a strengthening of Hindu organizations like VHP and Bajrang Dal, because they are the first line of defense when a Hindu is under distress. आज ये मुझे पता है कि मैं जब बंगाल में थी तो मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं फ़ोन कर सकूं, ना पुलिस ना गवर्नमेंट. अगर कुछ होता there would have been nobody to save me. But if Durga Vahini, VHP, Bajrang Dal, the ground cadre of RSS, all of these organizations, if they are strong, और आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि भैया मैं मुश्किल में हूँ, मुझे आके बचाइए, वो आके बचाएंगे, और क्योंकि वो हमेशा आके बचाते हैं. लव जिहाद के मैंने कितने केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिफोर द पुलिस टुक कॉग्निजेंस देयर वाज एन RSS, VHP और बजरंग दल कार्यकर्ता who was standing with the family and who was standing with the Hindu girl. So yes, laws have to be strengthened, laws have to be implemented, the state needs to. By the way, ये मैं जस्टिस जोसेफ से बिल्कुल सहमत हूँ. He said the state is important. I agree. The state is completely important regardless of political party when it comes to dealing with the intolerant minority. लेकिन भाई अगर state important है तो आप हमें बचा लीजिए. आप भी नहीं बचाएंगे तब तो हमको बजरंग दल और VHP का ही सहारा लेना पड़ेगा. So to my mind, law is the first step. Implementation of the law is the second step. Judiciary is the third step. Failing which, we will have to call our brothers from Bajrang Dal and VHP, and the only solution is for these organizations to be strong so that they can help us in our self-defense. I'll just take 2 more minutes to narrate one more incident. हौस काजी में एक टेम्पल, हौस काजी दिल्ली में एक टेम्पल डेसिक्रेशन हुआ था, अगर आप लोगों को याद है. मैं वहाँ पे ग्राउंड से रिपोर्ट की थी. वहाँ पे लोकल हिंदूज़ ने कहा था कि there was a 400-500 strong Muslim mob that desecrated the temple and that also allegedly urinated on the murtis. वहाँ पे पूरा area is Muslim. It's a complete Islamic ghetto, except one Durga Wali Mandir, Durga Mandir Wali Gali, sorry, Durga Mandir Wali Gali. उस गली में कुछ हिंदू फैमिलीज रहते हैं और उसी गली में वो मंदिर था जहाँ पे उन्होंने डेसिक्रेशन किया. नाउ व्हेन आई वेंट टू हौस काजी टू ग्राउंड रिपोर्ट, मुझे काफ़ी चल के जाना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी. इट वाज अ राइट सिचुएशन. तो पहले आई मेट द मुस्लिम मॉम. उन्होंने बोला अरे एक हलवाई है, उसने गाड़ी पार्किंग कर दी इसीलिए दंगा हो गया. ऐसे ये तो मुझे समझ में नहीं आया, हलवाई ने गाड़ी पार्किंग कर दी तो आपने दंगा कर लिया. खैर एनीवे, उन्होंने जो बोलना था मैंने सुन लिया. बीच में एक छोटा लड़का था 15 साल का, उसने ही टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली.
और मैंने एक जो उनका गुंडा लीडर लग रहा था, मैंने उनको बोला कि भैया ये देखिए मैं आपकी बात सुनने आ रही हूँ और ये मुझे ऐसे छू रहा है। तो उनको लग गया कि ये तो गलत नैरेटिव चला जाएगा, तो उसको ऐसे हड़का दिया कि ये तू साइड हट, तू साइड हट, इतना हुआ। देन आई वेंट टू द हिंदू साइड। हिंदू साइड में नमस्ते मैडम, नमस्ते दीदी, मुझे बैठाया, मुझे पानी पिलाया। उस स्टेट में भी जहाँ पे उनको पता नहीं था कि उनका घर बार बचने वाला है कि नहीं, उन्होंने मुझे आके पूछा आप कुछ खाएंगी, आपके लिए कुछ खाना लाएं? आई सेड नहीं। थोड़े देर बाद, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन हाउ द मुस्लिम साइड एंड द हिंदू साइड ट्रीटेड मी। थोड़े देर बाद दोनों तरफ से नारेबाजी होने लग गई एंड द पुलिस गॉट रेडी टू फायर वाटर कैनन्स ऑलमोस्ट। एक तरफ से नारे लग रहे थे अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, दूसरे तरफ से नारे लग रहे थे जय श्री राम। नाउ व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द मुस्लिम साइड, सब स्कल कैप पहने हुए, सब लोकल है क्योंकि इट्स अ गेटोवाइज्ड एरिया जहाँ पे इट्स मोस्टली अ मुस्लिम लोकेलिटी। व्हेन आई लुक्ड एट द हिंदू साइड, आई रियलाइज्ड कि यार ये गली में तो सिर्फ मे बी 15-20 फैमिलीज होंगे, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ कहाँ से आ रही है जय श्री राम की, कौन है? एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो वहाँ रहते थे वो तो पीछे खड़े थे, उनके आगे थे VHP, बजरंग दल, RSS, और वो खड़े थे और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। फॉर अ हिंदू सोसाइटी टू बी स्ट्रॉन्ग, its intellectuals need to be strong, its journalists need to be strong, its businessmen need to be strong, its warriors and kshatriyas also need to be strong, कि जब बचाने का समय आए तो हम सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए नहीं रहे। दिल्ली राइट्स में भी कई ऐसे बजरंग दल, VHP और RSS के कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर पथराव हुआ है, जिनको गोली लगी है, जो हॉस्पिटल में बहुत महीनों थे। उनके बारे में आप कभी सुनेंगे नहीं। यही बोला जाएगा कि दिल्ली पुलिस ने दंगे रोके, लेकिन दंगे तब रुके जब हिंदू जमीन पे उतर के बोला thus far and no further। We have to remember the tales of our genocide। हमें किस तरह से मारा गया, हमें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, चाहे वो नौखाली हो, चाहे वो मालाबार हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे हो। लेकिन एक चीज़, जब हम ये याद करें कि हमारा जेनोसाइड किस तरह से हुआ, ये चीज़ हमें बहुत केयरफुली याद रखनी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी हम मरते रहेंगे। क्योंकि दिल्ली दंगों, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे वो कोई भी नरसंहार हो, शुरुआत उन्होंने की लेकिन ख़त्म हमने किया। डायरेक्ट एक्शन डे नौखाली ख़त्म हुआ क्योंकि हमारे पास गोपाल पाठा थे। गांधी और नेहरू भी तब जागे जब बिहार में हिंदुओं का रिप्लाई आने लग गया टू व्हाट वाज हैपनिंग इन बिहार। जब तक हिंदू कट रहा था किसी ने नहीं देखा। जब हिंदू बोला कि अब हम आपको काटने नहीं देंगे, तब नेहरू और गांधी भागे ये बोलने के लिए कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये तो हमारे भाई बहन हैं। सेल्फ डिफेंस इज आवर धर्म एंड इट इज आवर डिवाइन राइट। सो लॉ, implementation of the law, state using its might to defend its citizens, failing which judiciary coming to our rescue, failing which our brothers from VHP and Bajrang Dal coming to our rescue, and that is the only 5-layered solution that will save the Hindu society. Thank you. नूपुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हो गया जो हो गया, लेकिन हम कब तक होता रहेगा। ये जेनोसाइड हो गए तो क्या ये होने देते रहेंगे हम? ये हमें सोचना है, ये हमें विचार करना है। नूपुर जी, अभी यशदीप दी के माध्यम से एक बहन ने एक प्रश्न किया है कि हम ज़्यादातर जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम नारी को कहते हैं तुम सशक्त बनो, तुम स्ट्रांग बनो, तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन घर में जो डिसीशंस होते हैं तो उसमें पुरुष की भी भागीदारी होती है, पिता के रूप में भी है, भाई के रूप में, पति के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग्स के रूप में। तो हम पुरुषों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि आज के दौर में जहां हमें कल्चर की भी रक्षा करनी है, हमें प्रोग्रेस भी करना है, हमें ये जो क्राइम्स हैं ये भी रोकना है, और हमें ये जो जेनोसाइड्स हो रहे हैं इनको भी आगे आने वाले समय में ख़त्म करना है, रोकना नहीं है, ख़त्म ही करना है इस धरती से। तो हम अपने भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनसे क्या अपील करना चाहते हैं? आई थिंक इट्स टू फोल्ड। एक,
कि हम नारियों को बोलते हैं कि आप सशक्त बनिए, यू लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, यू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस इज एग्जैक्टली वॉट महादेव टोल्ड पार्वती माँ ऑल्सो बिफोर शी बिकेम काली. तो औरतों को खुद का डिफेंस करना सीखना पड़ेगा. औरतों को ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे बचाएं और हम अपनी हक की, अपने अधिकारों की बात कैसे करें. बट फॉर द मेन, ये मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मत जाइए. इट इज़ इंडीड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द women ऑफ द सोसाइटी. It is indeed your responsibility to stand in front of us when we need you. It is indeed your responsibility कि आप भाई होने का धर्म निभाएं, आप पति होने का धर्म निभाएं, आप पिता होने का धर्म निभाएं, सिर्फ नाम के लिए रक्षाबंधन ना पहने. और आज वैसा ही समय है that the men of the society have to decide whether you will let our society disintegrate or not. Because the role of the men in protecting what we have today is extremely important, just as important as women. But the role of men is also extremely important, because if there are 5 men who want to murder me, I might not be able to physically protect myself. This is the difference between perhaps men and women. Mentally and emotionally, I am stronger than you. But in most cases, physically, you're stronger than I am. And therefore, it is your duty to ensure that Hindu women are safe. And इसीलिए आप ये जो रावत की प्याज की कचौड़ी खाते हैं वो थोड़ा कम कर लें, क्योंकि आपको ही प्रोटेक्ट करना है हमें इवेंचुअली. नुपुर, इतने समय से आप संघर्ष कर रही हैं और इतनी वीरता, इतनी बहादुरी से अपनी बात कह रही हैं, इतनी मतलब इतने आपको संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद भी आप रुकी नहीं. आप अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस कुछ शब्दों में कैसे समझा सकती हैं? और इस संघर्ष के लिए, क्योंकि सिर्फ एक जने का संघर्ष से ही परिवर्तन नहीं होगा, जब हम अपना अपना संघर्ष सब अपने अपने स्थान पे करेंगे तभी परिवर्तन आएगा. तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, मैं 6 साल पहले तक बिजनेस करती थी अपने फादर के साथ. आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल बी इन दिस प्रोफेशन एवर. One fine day, Rahul Roshan, my CEO, he called me up and he said कि आप, maybe you should become the editor of Op India. I said, I just know how to write casually, but मुझे इस profession के बारे में कुछ पता नहीं है. And he said that वो सब मैं सिखा लूँगा, वो सब हो जाएगा, but do you want to do it? Immediately, overnight, I told my father कि पापा मुझे ये करना है, this is my passion, this is my calling. And my father said that, okay, if this is your calling, then I will not stand in your way, you have my support. अगले दिन से मैं ऑप इंडिया में काम करने लग गई. And honestly, if I tell you, मुझे भी नहीं पता कि ऑप इंडिया, how it snowballed so quickly. It's been 5 short years. 5 short years में पता नहीं कितने ही FIR हो गए हैं, कितने ही लोगों के थ्रेट्स आ गए हैं हमें, कितना ही क्या हो गया है. मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि ऐसे कैसे स्नोबॉल हुआ. So initially I was staying in Bengal, I was staying in Calcutta जब मैं काम करना शुरू की. और मुझे बंगाल में समझ में आया might of the state क्या होता है. Might of the state is that if you and I are sitting free today and we are not in jail, it's because the state doesn't want you in jail, not because you have not committed a crime. अगर वो चाहे तो आपको आज यहाँ अभी उठा के जेल में पटक सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने कुछ गलत किया हो कि नहीं. एंड दैट माइट ऑफ द स्टेट आई रियलाइज्ड ओनली इन बंगाल, बिकॉज हमने ऑप इंडिया में कुछ आर्टिकल्स, कुछ रिपोर्ट्स कवर किए थे जहाँ पे देयर वर रायट्स अगेंस्ट हिंदूज़. एंड कोविड के टाइम पे काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो रहा था बंगाल में, हमने उसके भी कुछ रिपोर्ट्स किए थे. उसको लेकर हमारे ऊपर 3 या 4 FIRs किए गए थे. और आप देखिए, एक नारी को वीक करने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है कि आप उसके फैमिली के ऊपर अटैक कर दीजिए. अ वुमन विल ब्रेक ओनली व्हेन यू अटैक हर फैमिली, नॉट व्हेन यू अटैक हर. सो द फर्स्ट FIR दैट हैपेंड वाज ऑन माय हस्बैंड, बिकॉज
ऑप इंडिया पे कोई नंबर यूज़ किया गया था और मैंने वो सिम उनके नाम पे ले लिया था, तो उनके ऊपर पहला एफआईआर हुआ। ही वॉज इंटेरोगेटेड फॉर अ फ्यू आवर्स। अगले दिन एक और एफआईआर हुआ और हम दोनों को बुलाया गया टू द राउडी डिपार्टमेंट ऑफ लाल बाज़ार। लाल बाज़ार इज़ द पुलिस हेडक्वार्टर। मैं डू आई लुक लाइक अ राउडी, डू आई लुक लाइक अ स्मगलर? बट एनी वे, वी वर कॉल्ड टू द राउडी डिपार्टमेंट। वहाँ पे आई वॉज इंटेरोगेटेड फॉर अबाउट I don't know 8-9 hours, I lost count. उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस के समय हमने काफ़ी रिपोर्टाज किया था। There was a girl, she was very brave. उसने मुझे इंटरव्यू दिया था ये बोलकर कि she was gang raped by TMC men who were Muslim, and the gang rape happened in front of her father. उन्होंने उनके फादर के सर के ऊपर बंदूक रख के बोला हमें हिंदू लड़कियां चाहिए। ये एक वीडियो इंटरव्यू है, इट्स ऑन यूट्यूब, इट्स एवरीवेयर, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। ये लड़की ने खुद बोला है इंटरव्यू में दैट दे केम टू द हाउस एंड सेड हमें हिंदू लड़कियां चाहिए। शी समहाउ सर्वाइव्ड एंड गेव अस दैट इंटरव्यू। पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम पे हमने बहुत सारा कवरेज किया था और शायद उससे काफ़ी नाराज़ हो गई थी ममता बनर्जी। उसके बाद randomly, I didn't realize why, but there was a CID case against me in a old case of violence against Hindus that we had covered. उस CID केस के बाद मुझे काफ़ी थ्रेट्स भी आने लग गए, खेला हॉबे और फ़ोन कॉल्स आने लग गए जहाँ पे मेरी बेटी का नाम मेंशन किया जा रहा था। उस टाइम पे मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की थी। तो मुझे I was very uncomfortable, obviously, I was a little scared, and that is the time I decided that for the stability of my daughter's life at least, मुझे Calcutta छोड़ना पड़ेगा। My family has lived in Calcutta for generations and generations together. We are from Junjunu originally, but we've lived in Calcutta for many generations. And I finally left that city because I did not feel that my family was safe. और बहुत फ्लिम्जी केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली क्वॉश कर दिया सारे 4-5 FIRs को। I'd like to thank Mahesh Jethmalani ji. Pro bono, he stood up for us and he helped us get that verdict. But my message is that if you do decide to come into this stream, पहले तो आप पागल ही होंगे जो इस स्ट्रीम में आएंगे। इससे अच्छा लेफ्टिस्ट को पैसे वैसे मिलते हैं, हम तो फ्री में ही काम करते जाते हैं। But if you do decide to come to this stream, if you do decide to talk, you have to be mentally prepared that it's not going to be a very easy route. There are going to be FIRs, there are going to be threats, there are going to be people who will try to intimidate you, especially if you're a woman, because men ke beech mein to, it's a little easier, they think, to break women emotionally, especially when their family is concerned, they have a small child. तो उनको लगता है कि एक woman को break करना emotionally बहुत easy है. And once a woman breaks down emotionally and mentally, she will leave the work and sit at home. She's not going to do anything. So if you do want to come to this stream, please make sure that you're mentally prepared कि आपके साथ ये होने वाला है, whether you like it or not. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हंसेंगे आपके ऊपर जब आप प्रॉब्लम में रहेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, जो सेलिब्रेट भी करेंगे कि अरे FIR हो गया, मज़ा आ गया, ये वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी हेल्प करने आएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। कपिल जी यहाँ बैठे हैं। आई वुड लाइक टू से दैट he is the only politician who's always responded to me within 3 minutes whenever I needed help. He is only a message or a call away. Mahesh Jethmalani ji, who fought my cases pro bono, made sure कि वो मुझे without a scratch बंगाल के cases से वापस ले आए. There are so many people like that. I spoke to Mr. Vishnu Jain recently, people like J. Sai Deepak, people like Anand sir who is sitting here. कभी भी FIR होता है तो पहला कॉल उन्हीं का आता है कि अरे क्या बात हो गई, फिर से कुछ कर दिया कांड. So there are so many people like that. I'm not naming everybody, but this is a beautiful family where people are always there to support you. But you have to be mentally prepared कि problems तो आएंगी.
लेकिन जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अगर अपने धर्म से पीछे हटोगे तो अपकीर्ति भी लोगे और पाप भी लोगे। तो धर्म से पीछे नहीं हटना, यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और अगर आप सच्चाई से, इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन द कॉज एंड यू कीप वर्किंग, देन पीपल लाइक कपिल जी, पीपल लाइक महेश जी, वो कहाँ से आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। वो अपने आप आ जाते हैं जब समय होता है, जब प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग अपने आप आ जाते हैं हेल्प करने। सो माई मैसेज ओनली इज़ बी ऑनेस्ट। If you really believe in this work, please get into it. Open media platforms, become a journalist, talk about Hindu rights, be mentally prepared that you will be cornered, you will be hounded, but जहाँ पे वो आएगा, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, FIRs होंगी, थ्रेट्स होंगे, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खून से आपके भाई नहीं है बट भाई बन के खड़े भी रहेंगे। नुपुर जी, आपने जो भी मैसेज यहाँ पे दिया है, मेरे ख्याल से हम में से कुछ भी लोग अगर इसको समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि केवल ये नुपुर का ही ये दायित्व नहीं है, ये हम सभी के दायित्व है। क्योंकि हम सपना देखते हैं एक ऐसे राष्ट्र का जो बहुत सशक्त है, हम सपना देखते हैं ऐसे राष्ट्र का जो बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन उसके लिए जो करना है, जो संघर्ष करना है, तो वो हम सबका दायित्व है। और हम अपना अपना करें तो शायद बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम कुछ वर्षों में जो हमारा जो एक सपना है उसको हम साकार होते हुए देखें। और आज बड़ी गर्व की बात है कि मेरे साथ मंच में जो दो महिलाएं हैं, जो दोनों ही नारी शक्ति का, मातृशक्ति का प्रतीक है, और हम दुर्गा सरस्वती ये बात हम पढ़ते आए हैं और ये वो साकार रूप में हमें दिख रही हैं। और क्योंकि वो प्रोग्रेसिव भी हैं और अपने कल्चर को जिस तरह वो रिप्रेजेंट कर रही है, जितने गरिमापूर्ण तरीके से वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है।